उसके पीछे कुछ कारण है। मुझे कई बार वो घटना ध्यान में आती है कि 1916 के अंदर जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा की रियासत में सैन्य सचिव के नाते वो बड़ौदा रियासत की सेवा करते हैं। बड़ौदा रियासत के अंदर सैन्य सचिव, लेकिन दुर्भाग्य से बड़ौदा रियासत में उनको रहने के लिए एक मकान नहीं मिलता है, एक घर नहीं मिलता है, एक घर नहीं मिलता है। और बड़ी मुश्किल से अपना नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में आदिल जी सोराब के नाम से वह उस पारसी धर्मशाला में ठहरते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पारसी धर्मशाला के जो संचालक थे उनको जो मालूम चलता है कि ये मिस्टर आदिल जी सोराब व्यक्ति महार है, दलित है, वो संचालक लोग पहुंच जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपने झूठ बोलकर अनुसूचित जाति वर्ग होने के नाते आपने हमारी धर्मशाला पर प्रवेश किया। तो उन्होंने कहा मुझे एक सप्ताह का समय दे दीजिए ताकि मैं व्यवस्था कर सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा 2 दिन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं। और बड़े जद्दोजहद के बाद एक शाम तक का समय मिला और शाम के समय तक कोई व्यवस्था नहीं हुई तो वहाँ के संचालक जो थे उन्होंने उनके सामान के साथ उनको बाहर पटक दिया। और वो कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर धर्मशाला के ठीक सामने एक पेड़ के नीचे रात भर अपने सामान के साथ बैठे रहते हैं, बारिश में भीगते हैं। और कई बार ये कहा जाता है, बाबा साहब खुद अपने वाक्य में कहते हैं कि जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मैं आज भी रो पड़ता हूँ। उन्होंने ये तय किया, उस समय उन्होंने सोचा कि एक दलित व्यक्ति जो विदेश में MA PhD इतनी बड़ी शिक्षा लेने के बाद उस व्यक्ति की ये हालत है तो मेरे बाकी समाज की क्या हालत होगी। तब उसी बड़ौदा के उस पारसी धर्मशाला के सामने उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा आगे का जीवन मेरे लिए नहीं है, अब मेरा और मेरे आगे का जीवन मेरे और मेरे समाज के लिए है जो इस व्यवस्था से लड़ रहा है, जूझ रहा है और उपेक्षित है। यह स्थान उनको संकल्प भूमि के रूप में भी जाना जाता है। उसी रियासत में जब वो काम करते हैं तो एक चपरासी भी उनकी को फाइल फेंक कर उनको देता है, हाथ में नहीं देता, क्योंकि हाथ अगर फाइल में देगा तो वो अस्पष्ट हो जाएगा। पानी पीने के लिए अलग जगह, अलग गिलास है। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए बाबा साहब अंबेडकर मुझे लगता है कई बार इतने व्यथित हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने तय किया कि इस देश के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि इन सारे विषयों में बाबा साहब अंबेडकर ने अंत में इस बात पर निर्णय लिया कि इस देश के अंदर जो आर्थिक अन्याय है, सामाजिक अन्याय है, राजनीतिक अन्याय है, धार्मिक अन्याय है और सांस्कृतिक अन्याय है, इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, मैं मौन नहीं रहूंगा। और वो लड़े भी, इन तीनों 5 अन्याय के खिलाफ वो लड़े और अंत में जीवन पर्यंत लड़ते रहे। और मेरा यह मानना है कि आज बाबा साहब अंबेडकर की हम जयंती पूरे देशभर में मना रहे हैं। आज केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को मना रहा है। इस जयंती पर मुझे लगता है बाबा साहब अंबेडकर को मानना महत्वपूर्ण है, लेकिन बाबा साहब को जानना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें बाबा साहब को जानना होगा। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी विपरीत वातावरण में भी बाबा साहब ने ना धर्म छोड़ा, ना राष्ट्र छोड़ा, ना समाज छोड़ा। अभी तो इनसे संघर्ष करते रहे, जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और अंत में ये कहा कि इस भारत भूमि में समानता, जो उनका वाक्य, जो ध्येय वाक्य है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कुछ लोगों का मानना है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा है जो बाबा साहब ने स्वीकार किया है, लेकिन बाबा साहब ने अपने लेखों के माध्यम से कहा कि स्वतंत्रता और समानता ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेरे लिए नारा नहीं है, बौद्ध की दी हुई दीक्षा है, बौद्ध का दिया हुआ दर्शन है जो भारत में लागू होने की आवश्यकता है। इसलिए इस जयंती के उपलक्ष्य में थिंक इंडिया ने जो एक विचार प्रवाह को आरंभ किया है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा थिंक इंडिया को। इस विचार प्रवाह के माध्यम से बाबा साहब के इस बहुआयामी व्यक्तित्व को
विचारक के नाते, लेखक के नाते, पत्रकार के नाते लोगों तक जाना चाहिए। मैं भारत सरकार का भी, वर्तमान भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो पिछले 60 सालों में, 50 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए जितने भी स्मृति चिन्ह थे, जो उपेक्षा के शिकार थे, जिनकी कोई कह सकते कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं था, उन स्मृति चिन्हों का भव्य निर्माण हो रहा है। वो केवल निर्माण नहीं हो रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, राष्ट्र के लिए तीर्थ बने, इसका प्रयास हुआ। इसलिए मुझे तो, मैं नमन करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्मृति चिन्ह है वह तीर्थ है। तीर्थ क्या होते हैं? तीर्थ वह होते हैं जिसमें संस्कृति होती है, जिसमें दर्शन होता है, जिसमें विचार होता है, जहां जाकर लोगों को प्रेरणा मिलती है, जहां देश से जुड़ता है, देश की संस्कृति से जुड़ता है, उसको तीर्थ बोलते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जुड़े हुए स्थानों को इस देश की सरकार ने तीर्थ का दर्जा दिया। मैं उस सरकार का आभार प्रकट करता हूं। उनकी जन्मस्थली महू, जहां उनका जन्म हुआ, उन्होंने उसका तीर्थ का दर्जा दिया। और उस जो कैंटोनमेंट एरिया था, उस कैंटोनमेंट एरिया जो आर्मी के अंदर, सेना के अंतर्गत था, उसको लेकर एक्वायर करने पर वहां एक भव्य स्मारक बनाया गया। भव्य स्मारक बना महू में। 26 अलीपुर दिल्ली में, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसे बोलते हैं परिनिर्वाण स्थल, वो एक निजी व्यक्ति की भूमि थी। उसको अटल जी के सरकार के समय खरीदा गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया। लेकिन बीच में फिर कालखंड रुका। वर्तमान सरकार ने उस पर एक भव्य स्मारक बने, जिस पर बाबा साहब पर अध्ययन हो सके, बाबा साहब की स्मृतियों को देख सके, उसका निर्माण करने के लिए 26 अलीपुर का भव्य निर्माण चल रहा है। मुंबई चैत्यभूमि दादर, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहां पर भी भव्य निर्माण हुआ। तो उसके साथ नजदीक दादर में उनके साथ जुड़ी हुई इंदू मिल को खरीदा गया और वहां पर भव्य स्मारक बने, वह भी एक तीर्थ बना। नागपुर दीक्षा भूमि, जहां पर बाबा साहब ने दीक्षा ली, बौद्ध मत की दीक्षा ली, बौद्ध संप्रदाय की दीक्षा ली, वह भी एक तीर्थ है। और अंत में इंग्लैंड में जहां पढ़ने गए, 2 साल रहे, जहां अध्ययन किया, जब उसके मालिक ने उस भवन को बेचने की जब एडवर्टाइज विज्ञापन दिया, तो उस विज्ञापन महाराष्ट्र की सरकार को भी मैं बधाई दूंगा कि वह तुरंत, अभी भारत सरकार सोच ही रही थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने उसको तुरंत खरीदा और इस भारत को समर्पित किया। अर्थात बाबा साहब से जुड़े हुए सभी स्मृति चिन्ह को एक तीर्थ का रूप देकर, मुझे लगता है इस देश की भावी पीढ़ी को, जहां पर बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के दर्शन, बाबा साहब के अध्ययन को हम कर पाएंगे, मैं इसलिए उनका भी आभार करता हूं। इसलिए अब यह वो समय आ गया है, बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब को, राष्ट्रवादी बाबा साहब को समझने की, जानने की आवश्यकता है। मैं पुनः थिंक इंडिया का धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद दूंगा कि बाबा साहब के इन आयामों को, इनके बहुआयामी व्यक्तित्व को, उनके विराट व्यक्तित्व को विचार रखने का मुझे मौका मिला। मैं पुनः धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हालांकि इनके एक एक विषय पर हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। तो मैं पुनः थिंक इंडिया को धन्यवाद देते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व को रखने का मैंने प्रयास किया। शुक्रिया, नमस्कार। अगर कोई आप बाबा साहब के बारे में कुछ प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत विषय है। हालांकि मैंने ऐसी घटनाएं जो उसमें पत्रकार के नाते, लेखक के नाते, वकील के नाते ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं अभी छेड़ा क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि बाबा साहब को केवल 3 फ्रेम में ना बांधे। बाबा साहब इस राष्ट्र की धरोहर है, इस राष्ट्र की संपत्ति है, संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया। परिवहन यस, हमने एक छोटा सा प्रश्न किया, पिछले कुछ दिनों से अखबारों में आ रहा है, पत्रों में आ रहा है कि भाई काउ स्लॉटर का इशू काफ़ी प्रिंट भी डोमिनेट हो गया है। तो उसमें अभी कुछ पत्र है, संजय हेगड़े जी ने लिखा, मैं नहीं जानता कि उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, और उन्होंने इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को यूज़ किया और उसको यूज़